बचवाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मालूम मैथ्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने परमोटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर शुरू किया है, जिसमें आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल के मैंने क्या कि भाई सब कुछ पढ़ा दिया है। अब आज हम परमोटेशन क्या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले तो आप समझेंगे कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल और परमोटेशन में रिलेशन क्या है, उसके बाद परमोटेशन के कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले परमोटेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि एक्चुअल में परमोटेशन का मतलब क्या है, फिर उसका मान लो फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्या रिलेशन है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जल्दी जल्दी लिखो। मान लो सबसे पहले परमोटेशन की डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई परमोटेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये आपकी परमोटेशन की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो चलो पढ़ के देखो क्या समझ आता है। कहते हैं इट इज एन अरेंजमेंट। तो सिंपल सी बात है, आपको बात यहां से ये समझनी है कि भाई परमोटेशन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, अरेंजमेंट होती है। परमोटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट होती है कि भाई कितनी मान लो चीजों की क्या की जा सकती है, अरेंजमेंट की जा सकती है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इट इज एन अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड टेकिंग सम और ऑल द गिवन नंबर ऑफ थिंग्स। मान लो क्या है, जब मान लो क्या करना है, अरेंजमेंट करनी है। तो जब आपको कुछ चीजें दी होंगे, उनमें से या तो थोड़ी चीजें लेके उनकी अरेंजमेंट करनी है, या सभी चीजें लेके उनकी क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। तो सिंपल सी बात है, परमोटेशन का मतलब एक्चुअल में क्या है, अरेंजमेंट है। ठीक है, तो सर बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, बट अभी अच्छे तरीके से समझ नहीं आई। जब आप एग्जांपल करोगे फिर आपको ये डेफिनेशन थोड़ी क्लियर होगी कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब इस डेफिनेशन में क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं, मान लो वो उसकी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो उससे पहले एक और मतलब समझते हैं कि भाई परमोटेशन शायद आपने पढ़ा हो स्कूल में, अगर पढ़ा है तो शायद आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। तो देखते हैं कि भाई मीनिंग ऑफ क्या होगा, एनपी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो मान लो एनपीआर का मतलब क्या है कि भाई सबसे पहले परमोटेशन को कैसे लिखा जाता है, मान लो ऐसे लिखा जाता है। इस एनपीआर का मतलब क्या है, मान लो ये चीज समझते हैं। ठीक है, तो लिखो इट मींस ठीक है, एनपीआर का मतलब क्या है कि भाई इट मींस फ्रॉम एन नंबर ऑफ थिंग्स टेकिंग आर एट ए क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, तो मतलब पता तो लगे गया कि भाई पी का मतलब क्या, परमोटेशन, परमोटेशन का मतलब अरेंजमेंट है। तो मतलब क्या, इट मींस फ्रॉम एन नंबर ऑफ थिंग्स टेकिंग आर एट ए क्या होगा, टाइम एंड अरेंज। एंड क्या होगा, अरेंज होगा। मतलब क्या कि भाई एनपीआर का मतलब है कि टोटल आपके पास कितनी चीजें हैं, एन चीजें हैं। और मान लो आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है चीजें तो आपके पास एन है, बट आपने कितनी अरेंज करनी है एट ए टाइम, आर क्या करनी है, अरेंज करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब एनपी क्या होता है, आर होता है। पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें और समझाता हूं कि भाई फॉर्मूला क्या होता है एनपीआर का। मान लो एन फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है, एन माइनस क्या होता है, आर क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। अब आपको यहां से ये बात तो समझ आ रही है कि भाई एनपीआर का मतलब है एन चीजें, मतलब आपके पास जो चीजें हैं वो कितनी है, टोटल मान लो क्या कितनी चीजें हैं, मान लो एन चीजें हैं। तो एन में से आपने कितनी मान लो उसमें से सिलेक्ट करनी है, या कितनी आपने रखनी है, मान लो आर चीजें रखनी है, और आर चीजों को क्या करना है, अरेंज करना है। तो एनपीआर का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो चलो आप एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से आपके बातों क्या आएंगी, समझ आएंगी। मान लो आपके पास तीन लेटर हैं, ए बी और क्या होगा, सी होगा। मान लो तीन लेटर हैं, मान लो ये ए बी सी और डी। मान लो मैं कहूं कि भाई इनमें से ना यूज टू लेटर and find total number of arrangement, total number of क्या होगा,
अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, मान लो आपके पास ए बी सी 3 लेटर हैं, उनमें से क्या करना है, यूज 2 लेटर, 2 लेटर आपने यूज करने हैं एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। तो सिंपल सी बात है सर, अब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मेरे पास लेटर कितने हैं, मान लो 3 लेटर हैं, बट वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई 2 ही लेटर क्या करने हैं, यूज करने हैं। तो सिंपल सी बात है, फिर एनपीआर का मतलब समझ आया, एन का मतलब होता है कि टोटल आपके पास कितनी चीजें हैं, आर का मतलब कितनी आपने उसमें से क्या करनी है, यूज करनी है, यूज करके उसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पे टोटल कितनी चीजें हैं सर, 3 चीजें हैं, ए बी सी, हमने यूज कितनी करनी है, 2 लेटर यूज करने हैं एंड फाइंड द नंबर ऑफ क्या होगा, अरेंजमेंट, मतलब 2 लेटर यूज करके उसकी क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। अब मेरे को थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है सर कि एनपीआर का मतलब एन चीजें मेरे पास है, उसमें से मैंने आर क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, आर रखनी है और आर रख के उनको क्या करना है, अरेंज करना है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एनपी क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो चलो यहां से समझते हैं, पहले यहां से समझते हैं, फिर यहां से समझेंगे, फिर आपको बातें और अच्छे तरीके से क्या होंगी, क्लियर होंगी। मैं आपको पूछूं कि भाई आपके पास एबीसी है, आपने सिर्फ 2 वर्ड मतलब 2 लेटर यूज करने हैं, या तो ए या बी या सी, मतलब इनमें तीनों में से 2 ही लेटर यूज करने हैं। तो 2 लेटर यूज करके कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, तो सबसे पहले कहोगे कि भाई ए बी बनाया जा सकता है, उसके बाद कहोगे बी सी, उसके बाद कहोगे सी ए बनाया जा सकता है। तो है ना, एक तो 3 पेयर ये बन गए, उसके बाद आप कहोगे सर अरेंजमेंट ही तो है, अरेंजमेंट मतलब ए बी लिखा है तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, बी पहले ए बाद में, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, सी और बी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए और सी। अब मैं आपको पूछूं कि कोई और पेयर बनाया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा सर और तो कोई पेयर नहीं बनाया जा सकता, मतलब इन 3 लेटर में से जब 2 सिलेक्ट करने हैं, 2 के यही सभी क्या बनेंगे, आपके पेयर बनेंगे। तो आपको पूछा जाए कि भाई कितने पेयर बने, तो टोटल आपके कितने बने, 6 पेयर्स बने। एक्चुअल में आपने क्या किया, 3 चीजों में से 2 चीजें सिलेक्ट की, मतलब 2 चीजें रखी और 2 की क्या की, अरेंजमेंट। तो जब आपने 2 की अरेंजमेंट की, 3 में से 2 की अरेंजमेंट की, तो आपको टोटल कितने तरीके से अरेंज कर पाए उन चीजों को, 6 तरीकों से क्या कर पाए, अरेंज कर पाए। तो बार बार हम ऐसे थोड़ा ना अरेंजमेंट करेंगे, तो वे साइंटिस्ट कुछ दिमाग लगाते हैं, दिमाग कैसे लगाते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये कैसे बना, फिर उसको कुछ फॉर्मूले की टर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट। तो एक्चुअल में यही उन्होंने इस फॉर्मूले में क्या कर दिया, कन्वर्ट। अब मैं आपको पूछूं कि टोटल आपके पास कितने, मान लो क्या है, लेटर है, मान लो आपके पास 3 लेटर हैं, तो सर एन का मतलब क्या है, यही उन्होंने बोला, देखो एन का मतलब इट मींस फ्रॉम एन नंबर ऑफ क्या होगा, थिंग्स, मतलब कितनी चीजें हैं उनके पास, 3 लेटर हैं, तो इसका मतलब 3 लेटर हो गया। पी आर का मतलब उन्होंने क्या कहा कि भाई कितने लेने हैं, थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम एंड अरेंज क्या होगा, एंड अरेंज देम, है ना, एंड क्या होगा, अरेंज देम। तो कितनी उन्होंने कंसीडर करनी है एक समय पर, तो उन्होंने कहा कि 3 लेटर है बट यूज कितने करने हैं, 2 ही करने हैं, तो इसका मतलब 3p क्या हो गया, 2 हो गया, तो 3p2 यहाँ पे भर दो, n की जगह पे आपने क्या लिखा है 3, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे n की जगह पे फिर से 3, फिर r की जगह पे क्या लिखा है 2। तो उन्होंने जब इसे अरेंज किया तो देखो क्या बना, मान लो 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल तो आपको पता ही है, अगर 3 फैक्टोरियल को खोलोगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू 2 इंटू क्या बनेगा 1, तो 1 का मतलब 1 से 1 गया, 1 का वैसे कोई मतलब ही नहीं होता, तो 1 तो खत्म हो गया। तो सिंपल सी बात है सर 3 इंटू 2 क्या हो गया आपका 6 हो गया। तो सिंपल सी बात है, देखो ये इस फॉर्मूले से भी 6 पेयर बने, इस फॉर्मूले से भी क्या बने 6, मतलब डायरेक्टली अरेंजमेंट से भी 6 क्या बने, पेयर बने। तो बार बार हम ऐसे थोड़ा ना करेंगे कि भाई जितनी चीजें दी होंगी उनको लिखेंगे फिर उसके पेयर बनाएंगे, तो पेयर कैसे बनाएंगे कि भाई बार बार हम उनको मान लो क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो फिर हमने क्या किया, मतलब हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, इस चीज को समझ के एक फॉर्मूला बनाया कि अगर n चीजें आपके पास हैं, उनमें से आप 2 मान लो क्या r चीजें सिलेक्ट कर रहे हो और r चीजों को क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, मतलब r के डिफरेंट क्या कर रहे हो, अरेंज, जितने आपने सिलेक्ट किए हैं उनके डिफरेंट क्या कर रहे हो, चीजों के अरेंजमेंट कर रहे हो इन टर्म है ना, n चीजों के r तरीकों से क्या कर रहे हो, r मतलब चीजें आपने सिलेक्ट की हैं और उसको क्या किया, अरेंज किया, तो टोटल आपके पास कितनी अरेंजमेंट बनेगी, 6 क्या बनेंगे, अरेंजमेंट। ठीक है, तो सर मेरे को परमोटेशन का मतलब तो समझ आ गया कि भाई परमोटेशन का एक्चुअल मतलब क्या है, अरेंजमेंट कैसे करनी है, ये बात आपको यहां से समझ आई होगी। ठीक है, तो आप बोल रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी इसका कुछ रिलेशन होता है। अब ध्यान से देखना, यही चीज मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल से पूछता तो आपका आंसर क्या होना था। ठीक है, तो वो भी आपने समझा ही होगा पीछे, फंडामेंटल प्रिंसिपल
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मान लो यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करो, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता था? तो सर हम क्या करते थे, पहले तो देखना है कि भाई कितने हमने क्या बनाने हैं, मतलब कितने लेटर वर्ड बनाना है। तो देखो उन्होंने क्या कहा है, ABC, ये मतलब 3 वर्ड है ABC, यूज 2 लेटर, मतलब 2 लेटर को यूज करके, मतलब 2 लेटर क्या बनाने हैं, वर्ड बनाने हैं, 2 लेटर को यूज करोगे तो 2 लेटर वर्ड ही तो बनेगा। तो एक्चुअल में हम जब फंडामेंटल प्रिंसिपल पर जाएं तो उन्होंने कहा कि भाई 2 लेटर को यूज करना है। तो हम कैसे करते थे, तो सर यहाँ पे 2 लेटर बनाने हैं, तो सिंपल सी बात है कि भाई ये पहली प्लेस हो गई, ये दूसरी प्लेस। अब ध्यान से हम करते थे कि भाई मेरे पास टोटल लेटर कितने हैं, ABC, तो ध्यान से देखो कि अगर 3 लेटर है 2 प्लेसेस पर भरने हैं, मतलब इसमें देखो इसमें रिपीट कर रहे हैं कोई लेटर, मान लो रेपिटेशन LO है, तो आपका आंसर होगा सर रेपिटेशन तो है नहीं, रेपिटेशन का मतलब होता है सेम लेटर आ सकते हैं। तो इनमें से सभी वर्ड हमने क्या बनाए, डिफरेंट वर्ड बनाए, ठीक है। तो जो परमोटेशन है वो एक्चुअल में क्या है, डिफरेंट मतलब अरेंजमेंट है, जिसमें हम मान लो क्या है, सेम लेटर नहीं लेते ना, ये सभी क्या है, डिफरेंट क्या है, अरेंजमेंट है, मतलब इसमें डिफरेंट क्या बन रहे हैं, पेयर्स बन रहे हैं। तो एक्चुअल में ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, इट इज एन डिफरेंट अरेंजमेंट है ना, डिफरेंट लिख लो, डिफरेंट क्या होगी, अरेंजमेंट ऑफ क्या होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड टेक सम और ऑल द गिवन नंबर ऑफ थिंग्स क्या होगा, टुगेदर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, डिफरेंट पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी रेपिटेशन एलो नहीं है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता था कि अगर आपके पास 3 चीजें हैं, 3 चीजों के यहाँ पर भरना है तो कितने तरीके, तो आपका आंसर होता था सर यहाँ पर 3 वे से भर सकते हैं, उसके बाद इनमें से एक लेटर इधर आ गया होगा, अब यहाँ पर भरना हो तो यहाँ पर भरने के कितने तरीके, आप कहते थे कि सर एक तो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पे भरने के कितने तरीके होंगे, 2 तरीके। तो ध्यान से देखो कि भाई इसका आंसर भी क्या आया, 6 क्या आया, वेज आया। देखो 6 वेज, तो इसका मतलब एक्चुअल में फंडामेंटल प्रिंसिपल से ही परमोटेशन वर्ड क्या हुआ, ड्राइव हुआ है। फंडामेंटल प्रिंसिपल में क्या करना पड़ता है, अगर आपको जैसे यहाँ पर तो चलो 3 वर्ड थे, जहाँ पर मान लो 2 प्लेसेस आपने फिल करने थे, अगर मान लो आपका वर्ड होता 8 लेटर वर्ड होता, तो फिर 8 लेटर वर्ड होता तो आप यहाँ पर 8 प्लेसेस बनाते और 8 प्लेसेस पर 1 बाय 1 लिखते कि भाई यहाँ पर इतने वे से वो भरा जा सकता है, इतने वे से वो भरा जा सकता है, इतने वे से वो भरा जा सकता है, इतने वे से वो भरा जा सकता है। तो एक्चुअल में यही चीज को मान लो खत्म करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या निकाला, एक फॉर्मूला निकाला, जिसे उन्होंने क्या कहा, परमोटेशन। एक्चुअल में फंडामेंटल प्रिंसिपल और परमोटेशन चीज क्या है, सेम ही है, मतलब बस क्या है, मतलब करने का तरीका क्या है, अलग है। उसको एक मान लो फॉर्मूले के टर्म में उन्होंने लिख दिया, तो इसमें हम सीधा करते थे कि भाई उसको पढ़ने के इतने तरीके हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरे को पढ़ने के इतने तरीके हैं, तो सभी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर आपको और थोड़ी क्या आएगी, फीलिंग आएगी। बट यहाँ से आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में परमोटेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होगा कि भाई अरेंजमेंट करेंगे, मतलब चीजों को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। तो कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, एक्चुअल में उसका मतलब ही क्या है, परमोटेशन है। कि अगर आपको n चीजें दी हो, n चीजों में से r आपने रखनी है और रख के उनको क्या करना है, अरेंज करना है, मतलब r चीजें सिलेक्ट करनी है और r चीजें सिलेक्ट करके उनको क्या करना है, अरेंज करना है। n में से r चीजें सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, उसको ही क्या कहते हैं, परमोटेशन कहते हैं। तो यहाँ से ये भी फीलिंग आ रही है कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल और ये वाला क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। एक्चुअल में परमोटेशन क्वेश्चन को फंडामेंटल प्रिंसिपल से किया जा सकता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल के क्वेश्चन को मान लो किससे किया जा सकता है, परमोटेशन से किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर आपको बात थोड़ी और क्लियर होगी कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, देखो ध्यान से, एक ये वाला क्वेश्चन करवाया था। मैंने कहा था कि भाई आपके पास मान लो रोज एक वर्ड है, तो बताओ, है ना, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर विद और विदाउट मीनिंग फॉर्म्ड फ्रॉम रोज, ठीक है। यही क्वेश्चन किया था हमने पिछली वीडियो में। तो अब आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल से किया था, तो आपके पास कौन से मान लो वर्ड्स हैं, ROSA, तो सर कितने लेटर वर्ड बनाना है, 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो हम क्या करते थे, 4 यहाँ पे मान लो प्लेस बनाते थे, पहले प्लेस पे कितने तरीके से भर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर 4 तरीके से भर सकते हैं। दूसरे प्लेस पे इनमें से एक लेटर, रेपिटेशन अलो नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है, अभी आपको फील आया है कि भाई क्या परमोटेशन में एक्चुअल में हम डिफरेंट पेयर बनाते हैं या डिफरेंट चीजों को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उनमें से सेम
पेयर नहीं बनाते, हमेशा पेयर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, पेयर होते हैं। तो यहाँ पर भी हम रेपिटेशन अलो नहीं मान रहे हैं ना, रेपिटेशन अलो नहीं है, तो रेपिटेशन अलो नहीं होगी तो फिर यहाँ पर कितने तरीके, 4, तो यहाँ पे भरने के कितने तरीके, 3 तरीके, यहाँ पे भरने के कितने तरीके, 2, तो यहाँ पे भरने के कितने तरीके, 1। तो देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 के 12, 12 इंटू 24, 24 आपके क्या आ गए, तरीके आ गए अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, है ना, इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मान लो यही क्वेश्चन हम किससे करें, परमोटेशन से करें, तो मेरे को पता है सर रोज में फिर से कितने लेटर हैं, ROSE है। अब ध्यान से देखो कि भाई क्या परमोटेशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड टेकिंग सम, मतलब थोड़े चीजें लें या सभी चीजों को क्या करें, अरेंज करें। तो ध्यान से देखो, अब आपको पूछा गया कि भाई रोज वर्ड है, रोज वर्ड से आपने 4 लेटर क्या बनाने हैं, वर्ड बनाने हैं, तो आपको 4 ही, आपके पास रोज में कितने लेटर हैं, 4 ही लेटर हैं, तो वर्ड भी कौन सा बनाना है, 4 लेटर वर्ड ही बनाना है। तो इसका मतलब अगर 4 लेटर है तो 4 के 4 लेटर को ही तो अरेंज करना है, 4 लेटर वर्ड बनाएंगे तो 4 के 4 को ही अरेंज करना है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर मेरे पास टोटल वर्ड कितने हैं, अगर परमोटेशन से करें 4 टोटल लेटर हैं, तो 4 में से कितने को अरेंज करना है, 4 के 4 को ही अरेंज करना है। क्यों 4 के 4 को ही अरेंज करना है, क्योंकि आपने क्या बनाना है, देखो 4 लेटर क्या बनाना है, वर्ड बनाना है। 4 लेटर वर्ड मतलब 4 अगर टोटल लेटर है, 4 में से 4 ही यूज करेंगे तभी तो 4 लेटर वर्ड बनेगा, तो 4 में से 4 ही हमने यूज कर लिए। तो अब इसको सॉल्व करो, इसका फॉर्मूला क्या सर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस क्या होगा r फैक्टोरियल, तो r का काम कौन कर रहा है ये, तो सिंपल सी बात है सर 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया 0 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, इसकी वैल्यू 1, तो 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या हो गया 1, 4 12, 12 दूना क्या हो गया 24। तो देखो ध्यान से दोनों का आंसर क्या आया, सेम ही आया। तो सिर्फ सिंपल सी बात है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वही परमोटेशन है। क्या होता है कि जब क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बार बार ये लिखना थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक फॉर्मूला ड्राइव किया जिससे डायरेक्टली हम क्वेश्चन को मतलब आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए पहले क्वेश्चन हमने इससे सॉल्व किए, तो इससे इसको बनाया परमोटेशन को, अब क्वेश्चन किससे सॉल्व करेंगे, परमोटेशन से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बात आपको समझ आई होगी कि क्या एक्चुअल में परमोटेशन है। परमोटेशन का मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या करना है, चीजों को मतलब डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स में क्या करना है, अरेंज करना है। तो दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल, और मान लो क्या है, परमोटेशन सेम ही है। अब क्वेश्चन इससे करेंगे क्योंकि जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे फिर चीजों को लिखना, ऐसे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए फिर इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। एक दो बात और याद रखना डायरेक्टली, क्योंकि कई बार क्या है, ये चीजें डायरेक्टली क्या होती है, यूज होती है। मान लो एक ये याद रखना, जैसे मान लो आपको पूछा जाए कि भाई NPN है ना, NPN की वैल्यू क्या आएगी, तो आपका आंसर होगा सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होता है, तो r का काम कौन कर रहा है, n नहीं कर रहा है, तो फिर n, तो इसका मतलब सर n फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया आपका 0 फैक्टोरियल हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो सिंपल सी बात है सर NPN हमेशा क्या आएगा, n फैक्टोरियल के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो सीधा इसको याद रखो, बार बार इसको ऐसे लिखेंगे तो कौन फॉर्मूला लिखता रहे। तो NPN का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल क्या होता है, मतलब होता है। जैसे मैं आपको पूछूं कि भाई 5p5 इसका क्या आंसर आएगा, तो सर NPN का आंसर अगर n फैक्टोरियल, 5p5 का आंसर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल होगा। तो ये बात तो मेरे को समझ आ रही है। अगर 6p6 का आ जाए तो इसका क्या आंसर होगा, तो आपका आंसर होगा सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज याद रखना, अगर आपके पास NP1 आ जाए, तो NP1 आ जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं सर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, r का काम कौन कर रहा है 1, तो सर n माइनस क्या होगा r फैक्टोरियल होगा। तो मेरे को पता है सर, जब भी ऊपर नीचे क्या बन जाए, मतलब फैक्टोरियल बन जाए, फिर हम उसको काटते हैं। तो ये तो हमने फैक्टोरियल में पढ़ ही ली है कि भाई n फैक्टोरियल को जब खोल देते तो n इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो देखो ध्यान से, ये इससे कटा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, केवल n बचा। तो ध्यान से ये देखो NP1, तो इसका मतलब NP1 का आंसर क्या आएगा, n आएगा। तो इसका मतलब जब भी कभी ऐसा फॉर्मेट हो जैसे 5p1 हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, n मतलब जो भी n का काम कर रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, 5p1 जो होगा उसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। 6p1 जो होगा उसका आंसर क्या होगा, 6 क्या होगा, उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी दिमाग में रखनी होती है। बाकी ये तो आपको पता ही है कि भाई 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। आपको ये भी समझ आ गया, NPN जो होता है वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। NP1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, सिंपल n, उसके साथ फैक्टोरियल नहीं आता, वो सिंपल n के क्या होता है, बराबर। जैसे 5p1 है ना, मैं इसको सॉल्व कर
देता हूं इधर 5p1 होगा, तो 5p1 आपको पता है कि क्या होगा 5 फैक्टोरियल, तो n माइनस r मतलब ये फैक्टोरियल, तो सिंपल सी बात है सर 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को 5 into 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, तो 4 फैक्टोरियल देखो ये इससे कटा आंसर क्या बन गया 5, तो इसका मतलब जो n है वो सिंपल इसका क्या आ जाता है आंसर, तो फिर np1 क्या होगा n के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ आई होगी कि भाई एक्चुअल में परमुटेशन क्या है, परमुटेशन का मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या रिलेशन है, मतलब क्या मतलब होता है, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो सिंपल क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ परमुटेशन ही क्या करनी है सॉल्व करनी है। एक और बात होती है, एक तो परमुटेशन को ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, उसके बाद कई बार परमुटेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे मान लो कई बार ऐसे भी लिखा होता है क्वेश्चन में, मान लो ऐसे लिखा हो, ऐसे भी लिखा हो सकता है, मतलब यहाँ पे r लिख दो ना, यहाँ पे r लिख दो, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, ये दोनों बातें क्या है सेम ही है, मतलब ये दोनों चीजें सेम चीज को क्या करती हैं रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो परमुटेशन को लिखने का एक ये तरीका है, एक परमुटेशन को लिखने का ये भी तरीका है, ये दोनों तरीके क्या है सेम ही है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो चलो आप शुरू करते हैं 1 by 1 क्वेश्चन करना, आप खुद भी ट्राई करना, मतलब आपने फैक्टोरियल तो सीख लिया, आपको समझ आ ही रहा होगा कि परमुटेशन में करना क्या है, एक्चुअल में फैक्टोरियल क्या करना है सोल्व करना है, तो फैक्टोरियल आपने सीख लिया है, अब फैक्टोरियल को क्या करते हैं 1 by 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो आप साथ साथ में सॉल्व करते जाना, वीडियो को पॉज करके, फिर अगर नहीं हो तो फिर मेरा सोल्यूशन देखना कि भाई क्या। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड क्या होगा एन इफ, मान लो p n 4 इज इक्वल टू आपको दिया 20, p n क्या दिया 2 दिया। ठीक है, तो इसको क्या करो सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कि भाई क्या आंसर होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके खुद करो, मैं यहाँ पे अब मान लो चलो मैं करता हूं, देखो ध्यान से कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सर इसको अभी आपने बताया कैसे लिखा जा सकता है, np4 हो गया, इसको कैसे लिखेंगे 20, इसके बीच में क्या है सर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे np क्या लिख देंगे 2, अब इनको क्या करना है सॉल्व करना है। तो सर इसका मतलब सॉल्व भी तो करना है, तो npr, तो npr का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस क्या होता है r फैक्टोरियल, तो यहाँ पे खोल दो, इसका मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r मतलब n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल 20, इधर भी खोल दो, n फैक्टोरियल हो गया, तो नीचे क्या होगा सर n माइनस क्या होगा r क्या होगा फैक्टोरियल होगा, तो ये भी होगा। तो ध्यान से आपको पता ही होगा इक्वल टू में मतलब मल्टीप्लाई में सामने सामने वाली चीजें कट जाती हैं, तो ये इससे कट गया। अब फैक्टोरियल को इकट्ठा कर लो, तो सर मेरे को पता है इधर डिवाइड, उधर जाके क्या होएगा मल्टीप्लाई होएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस क्या होगा 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या बच गया 20 बच गया। तो अब इसको सोल्व करो। अब आपको पता ही है कि भाई इन दोनों में से कौन बड़ा, तो सर जब n में से 4 माइनस करेंगे नंबर छोटा आएगा, n में से 2 माइनस करोगे तो नंबर क्या आएगा बड़ा। मान लो n की वैल्यू 10 है, 10 में 2 माइनस करोगे 8, 10 में से 4 माइनस करोगे 6, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये फैक्टोरियल बड़ा है, तो फिर बड़े को हम किस में कन्वर्ट करते हैं हमेशा छोटे में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो फैक्टोरियल वाली वीडियो मैंने सबसे पहले मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल वाला लेक्चर क्या किया था एक्सप्लेन किया था, तो कृपया वो वाला लेक्चर जरूर देखना, वो अगर देखा होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वहां पे मान लो फिर यूट्यूब पे जाके टाइप करना कि भाई क्या होगा, मान लो फैक्टोरियल बाय पीसीएम वॉरियर या बाय वरुण क्या होगा महाजन होगा। ठीक है, तो वहां से चेक करना आपको समझ आ जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हो सर n माइनस, पहले क्या लिखते थे n, फिर उसके बाद क्या होता था n माइनस 1, तो सर मुझे पता है कि भाई माइनस 1 करेंगे तो n माइनस 3, तो फिर n माइनस 3 भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद इसमें से एक और माइनस करेंगे n माइनस 3 माइनस 1, तो इसका मतलब बाद में क्या बनेगा n माइनस 4, तो इसको लिखना क्या है n माइनस 4 फैक्टोरियल ही तो लिखना है, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल हो गया, ऊपर नीचे क्या आ गया n माइनस 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है, मैंने समझाया था ऐसे भी लिखा जाता है, वैसे लिख लो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो भाई इसके आगे फैक्टोरियल आ गया, ये इससे कट गया, इधर क्या बचा 20 बचा। अब इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि भाई इधर क्या बन गया n माइनस 2, n माइनस क्या बन गया 3 इज इक्वल टू 20। तो मैंने एक आपको समझाया था कि भाई मिनटों जिंदगी होती है कि भाई सीधा ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एक आप क्या कर सकते हो सोल्यूशन। चलो मैं पहले सीधे भी करके बताता हूं, अगर पेपर में आएगा तो आप सीधा ही करोगे, अगर क्लास 11th में आएगा, अगर आप मान लो जेईई वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो फिर तो आप सीधा भी सोच सकते हो। मैं करके बताता हूँ, दोनों सोल्यूशन करके बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करो। आपको पता है इससे इसका मतलब n स्क्वायर होगा माइनस 3n माइनस 2n होगा, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया इक्वल टू 20, तो n स्क्वायर माइनस 5n हो गया, ये प्लस का इधर आगे माइनस,
-20 हो गया इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर -5n, तो यहाँ पे क्या बना -14 इज इक्वल टू क्या बन गया 0 बन गया। तो सर प्लस माइनस करें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, तो सर पता तो है हमें क्या बनेगा -7n माइनस क्या बनेगा प्लस क्या बनेगा 2n, तो -14 इज इक्वल टू 0, तो सर n कॉमन निकला n-7 हो गया, तो 2 कॉमन निकला n-7 इज इक्वल टू 0, तो n-7 कॉमन निकला, तो इधर क्या बन गया n प्लस क्या बन गया 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ध्यान से n की वैल्यू क्या आई, एक तो आई आपकी 7 है ना, एक यहाँ से n की वैल्यू क्या आई, यही बना ना, हाँ सही है, यही बन रहा है, सही है सही है, ठीक है मान लो यही है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 7 आई और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई -2, तो सर n फैक्टोरियल n क्या है एक्चुअल में, n मतलब फैक्टोरियल में ही तो है, तो फैक्टोरियल कभी नेगेटिव हो सकता है, n का मतलब क्या है n फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल तो हमेशा पॉजिटिव नंबर का डिफाइंड है, तो फिर n की वैल्यू ना तो नेगेटिव हो सकती है ना फ्रैक्शनल, n की वैल्यू हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, इसका मतलब n का आंसर क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि भाई n की वैल्यू आपके क्या निकली 7 निकली, ऐसे आप इसको क्या करो सॉल्व करो क्वाड्रेटिक को क्या करो सॉल्व करो। दूसरा तरीका क्या होता है मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं, मान लो आगे क्वेश्चन मैं सीधा करूंगा, बाकी आप क्वाड्रेटिक खुद बना सकते हो, मान लो कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वाड्रेटिक से होंगे, तो क्वाड्रेटिक से कैसे हुआ ये, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता था, डायरेक्टली कैसे जहां से देखो, ठीक है। तो ये बना, तो इसका मतलब n-2 n-3, तो जब भी इन दोनों में एक का डिफरेंस हो हमेशा इसको इस टर्म को ऐसे लिखो कि इन दोनों में भी एक का डिफरेंस, मतलब 20 को मल्टीप्लाई में लिखो जिसमें एक का डिफरेंस हो, तो सर 20 को लिखा तो जा सकता है एक के डिफरेंस पेयर में 5 into 4 लिखा जा सकता है, अगर यहाँ पे एक का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी जो मतलब वैल्यू है उसको एक के डिफरेंस में मल्टीप्लाई में लिखो, तो सिंपल सी बात है सर 5 into 4 लिखा जा सकता है 20 को, तो ध्यान से देखो एक्चुअल में इसमें भी मल्टीप्लाई है इसमें भी मल्टीप्लाई, तो आपको पता है कि भाई सर इधर वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू मान लो ये पहले देखो बड़ी कौन है, इनमें से कौन बड़ी है, तो सर जिसमें छोटा माइनस होता है वो बड़ी होती है, ये छोटी वैल्यू होगी, तो बड़ा वाला बड़े वाले के बराबर होगा और छोटा वाला जो होगा वो छोटे वाले के क्या होगा बराबर, तो यहां से सर n-2 जो होगा वो किसके बराबर है ना, मतलब इक्वालिटी रूल, ये वाला इसके बराबर ये वाला इसके बराबर, क्योंकि ये वाला नंबर क्या है आपको पता ही होगा, ये वाला नंबर क्या है सर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, अभी आपने करके बताया अगर ये बड़ा है तो ये बड़े वाले के बराबर, छोटा वाला छोटे वाले के बराबर, तो इसका मतलब 5, तो n इज इक्वल टू क्या बना माइनस का उधर जाके 7, इधर से भी निकल सकेगा, इसका मतलब n-3 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू क्या बना 7 बना, ठीक है। तो सीधा ही आपका क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। ऐसे भी आपको तरीके आने चाहिए जब कभी जरूरत पड़े शॉर्टकट लगाने की, तो अदरवाइज अगर क्लास 11th के लिए कर रहे हो फिर तो ये सोल्यूशन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बात आपको समझ आई होगी, तो ये आपके क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का क्या था आंसर था। तो चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आप खुद ट्राई करना, फिर मैं करके बताता हूं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। तो जल्दी जल्दी लिखो, मान लो अगला दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड n if p2n3 इज इक्वल टू मान लो 100 t(n)2, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दिया करो, अब इसको क्या करो सॉल्व करो, तो कर ही सकते हो, ये भी आसान ही है सर, मान लो कर ही सकते हैं, तो चलो करके देखो कि भाई क्या आंसर आता है। चलो मैं करके बताता हूं, तो यहाँ इसको सर सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे 2np3 लिख लेंगे, इसको क्या हो गया 100, यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे np क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं सर, इसको लिखेंगे तो सर n फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल का काम कौन कर रहा है 2n कर रहा है, तो सर फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखते हैं फिर हमें थोड़ी दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसके आगे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल आ जाएगा। तो सर 2n फैक्टोरियल हो गया, तो नीचे क्या होगा 2n माइनस क्या होगा 3, ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा 100, तो इसको क्या लिखेंगे ऊपर n फैक्टोरियल ये आ गया, नीचे हम क्या लिखेंगे n माइनस r, इसका मतलब n माइनस क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो सर ऐसे भी फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो लिख ले। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर भी आपको समझ आना चाहिए कि भाई किसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे और क्या आपका क्या निकलेगा आंसर निकलेगा। तो पहले तो ऊपर नीचे देखो, मतलब इधर तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, इधर 2n है, इधर भी 2n है, इधर n है, इधर n है, तो सिंपल सी बात है सर, इसको मतलब कन्वर्ट करते हैं आपस में, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता ही होगा n फैक्टोरियल को n-2 में कन्वर्ट करना है, तो फिर n होगा n माइनस क्या होगा 1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा n माइनस क्या होगा 2 फैक्टोरियल, ऐसे
लिखा जा सकता है, n-2 हो गया, इससे कटा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो सर पहले 2n होएगा, फिर उसके बाद क्या होएगा 2n-1 होएगा, उसके बाद सर 2n-2 भी होएगा, उसके बाद सर लास्ट में क्या होएगा 2n-3। मान लो ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो नीचे क्या आएगा 2n- क्या आएगा मान लो 3 आएगा। तो ये इससे कट गया, तो ये बचा क्या, जो बचा वो लिखो। इधर क्या बचा सर 2n इंटू क्या बचा 2n-1, 2n- क्या बचा 2 इज इक्वल टू 100 बचा, 100 इंटू क्या बचा n इंटू क्या बचा n- क्या बचा 1 बचा, यही बचा। तो देखो ध्यान से, और कुछ कटता है? अब आपके दिमाग में आएगा सर और कुछ कट सकते हैं? हाँ सर काट सकते हैं। देखो ध्यान से, ये n ये इससे कट गया, क्योंकि जब सामने सामने चीजें मल्टीप्लाई वो काट सकते हैं, तो इसका मतलब अब क्या बचा 2 भी कट गया। देखो 2 किससे कट गया, इसके साथ कट गया, तो यहाँ से देखो क्या बचा 2n-1, तो यहाँ पे 2n-2 बच गया, तो यहाँ पे क्या आया 50, यहाँ पे क्या आ गया n-1 आ गया। तो और कुछ कटता है? अब अगर ध्यान से देखो तो देखो ये भी कट रहा है, इसमें से 2 कॉमन निकाल ले तो ये भी तो इससे कट जाएगा। तो सर मुझे समझ आ रहा है, तो मैंने देखो पता है 2 कॉमन निकाला, 2 सबसे आगे लिख लेते हैं, 2n-1 हो गया, तो इसमें क्या बचा, अगर इसमें से 2 कॉमन निकाला है तो क्या बच गया सर n-1, 50 आ गया, तो इधर क्या बच गया n-1, तो सर n-1 से भी कट गया। तो लिखो इसको इधर, इसका मतलब 2 इंटू कितना हो गया 2n-1 इज इक्वल टू किसके बराबर है 50 के बराबर, इज इक्वल टू 50। तो सर 2n-1 ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया 2 से, तो इसका मतलब 25 हो गया। तो सर 2n-1 इज इक्वल टू 25, और 2n इज इक्वल टू ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, इसका मतलब 26 हो गया ना, 25 और 1 26 हो गया, और n इज इक्वल टू 26/2, इसका मतलब कितना हो गया 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, परमुटेशन का अगला क्या था क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये भी आपने कर ही लिया होगा शायद। तो चलो ऐसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना था, डील करना था, बात आपको समझ आई ही होगी। ठीक है, तो 1-2 और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस परमुटेशन का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो तो आपको ऐसा ही आना है, मतलब इस टाइप का ही कोई ना कोई क्या आना है क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे उसका क्या होगा सोल्यूशन होगा। देखो ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन है, ये खुद ट्राई करना, मान लो कर ही सकते हो आप। फाइंड एन इफ 30 Pn6 हो गया इज इक्वल टू मान लो Pn+2, साथ में क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो जब मान लो दिया हो ऐसे, इसमें मल्टीप्लाई का साइन डाल लिया करो, वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। चलो आपने कर लिया होगा, देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सर सबसे पहले तो इसको सीधा लिखते हैं, Np6 लिख लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे सर, मान लो इसको ऊपर लिखेंगे ना, n को n+2, p कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। तो अब इसको सॉल्व भी करना है तो कर ही सकते हैं सर 30 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, मतलब ऐसे लिखते हैं ना n फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखेंगे n-r, n- क्या हो गया 6 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे सर n+2 फैक्टोरियल लिखेंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे सर n+ है ना, नीचे क्या आएगा n का काम ये कर रहा है, तो n माइनस क्या होता है r, तो माइनस r का काम कौन कर रहा है 7 कर रहा है। ठीक है, तो ये लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या बनता है सर n फैक्टोरियल, नीचे क्या आया n-6 फैक्टोरियल आ गया, इधर क्या बना सर n+2 फैक्टोरियल बचा, तो नीचे आपका क्या बन गया ना, आपका पता है कि इसमें से ये जाएगा तो n- क्या बन गया 5 फैक्टोरियल बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बना फैक्टोरियल, ये आपका क्या बना आंसर बना। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो। अब देखो कि भाई कौन पास पास है, अगर आप इसको खोलने चले गए तो आपके नीचे फैक्टर क्या बनेंगे, देखो आप इसको खोलोगे तो ऊपर n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 बनेगा। तो देखो ये दोनों सेम तो हैं, ये दोनों पास पास ही हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं ना, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, ये ध्यान रखना होता है। अगर ज्यादा खोलोगे तो ज्यादा टाइम खराब होगा, वो तो वैसे भी जाएगा। आपने ये देखना है कि भाई ऊपर नीचे पास पास में कौन है, ऊपर नीचे पास पास में कौन है, या आमने सामने पास पास में कौन है। तो सिंपल सी बात है, ये इसके पास है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को आपस में खोलते हैं, इन दोनों को आपस में खोलते हैं। तो सर मेरे को पता है कि ऊपर वाले को क्या लिखेंगे n है ना, इसको नहीं सॉरी इसको थोड़ा खोलना है, इधर वाले को खोलना है। तो नीचे इसको खोलना है, इसको नहीं खोलना सर, इधर वाले को ही खोलना है, क्योंकि इसको ये छोटा है ये बड़ा है,
ये भी बड़ा है, ये छोटा है, तो सिंपल सी बात है बड़े वाले को खोलना है, इधर वाला ऐसे रहेगा n-6, इसको सॉल्व करो, इसको क्या लिख सकते हो n+2 लिख सकते हो, उसके बाद -1 है ना, n+2 -1 क्या होगा n+1 होगा, n+1 हो गया, उसके बाद सर n+1 में से भी -1 करना होता है, फिर क्या बचेगा n, तो सर n ही तो हमें चाहिए था, तो इसका मतलब इधर n फैक्टोरियल आ गया, उसके बाद इसको खोलो, इसको खोलोगे तो n-5, तो n-5 में से क्या करना होता है सर -1, तो n- क्या हो गया 6, तो सर n-6 ही तो चाहिए था, इसका मतलब इधर क्या बचा n- क्या बच गया 6 बच गया। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया, देखो ये सीधा सीधा इसके साथ घट गया, ये सीधा सीधा इसके साथ घट गया, अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ध्यान से क्या बनेगा सर, इधर बना 30, इधर क्या बना, इधर बना सर n+1 और n+ क्या बना 2 बना, तो ऐसे लिख लो n+2 n+1, तो सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं n+2 n+1, तो अभी सर आपने बताया है कि भाई मान लो क्या इसको सीधा भी किया जा सकता है, एक तो आप क्वाड्रेटिक से कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, खुद कर सकते हो, मैं सीधा सॉल्व करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, मेरे को पता है इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो इसको भी ऐसे ही लिखना है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस, तो बन तो रहा है सर 6×5 कितना होता है 30 होता है, तो फिर n+2 n+ कितना हो गया 1, तो मेरे को पता है कि सर इनमें से कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये क्या होगा ना, ये छोटा होगा, ये क्या होगा बड़ा होगा, तो सर जो बड़ा होगा वो बड़े वाले के बराबर, बड़ा कौन है सर ये, तो ये किसके बराबर होगा इसके, तो सिंपल सी बात है सर n+2 = 6 होगा, अब इसको इसके बराबर रखोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, करके देख लो n+1 = 5 आ गया, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी बनी, n की वैल्यू कितनी बनी सर प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो गया माइनस का 2, तो इसका मतलब n की वैल्यू आपकी जो बनी वो कितनी आई सर 4 आई, इधर आपका क्या बना सर 5 है, ये उधर जाके माइनस हो गया, n की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आई आपके 4 आई। ठीक है, तो ये आपका क्या था अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन का क्या था आंसर था, मान चेक कर लेना कुछ गलती ना की हो, बाकी क्या है कि भाई आगे कैलकुलेशन में कोई गलती ना की हो, बाकी तो सब कुछ क्या है ठीक ही है, फिर ध्यान से चेक कर लेना कैलकुलेशन में कोई गलती ना की हो, है ना, गड़बड़ ना की हो, बाकी क्वेश्चन तो आपके सामने है, क्वेश्चन आपको समझ आया ही होगा कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना था, डील करना था। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये भी समझ आ गई, ये आपका क्या था अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन का क्या था आंसर था, सही है ना। ओ सर गड़बड़ तो आप यहाँ पे कर गए हो ना, यहाँ पे n-5 भी तो बचा था, वो ऊपर मैंने सीधा यही ले लिया ना, यही ले लिया, तो यहाँ पे ये भी तो बचा था n-5, ये तो सॉल्व भी नहीं किया, तो यही मान लो यहाँ पे क्या हो रही है गलती हो रही है, तभी मान लो क्या है आंसर में थोड़ा सा क्या हो रहा है गड़बड़ हो रहा है, तो सर ये भी बचा था, इसे भी सॉल्व करना था, आपने सिर्फ इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया ही नहीं, तो आप इसको भी सॉल्व करो, फिर देखो कि भाई आंसर क्या बनता है। अब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये वाला क्या है कि भाई शॉर्टकट मेथड नहीं लगेगा, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, वो मैं छोड़ ही गया, तभी मेरे को लग रहा है कि भाई गलती हुई है कुछ ना कुछ, यहाँ पे क्या गलती हुई है देखो ध्यान से, हमने इसको ले लिया, इसको तो लिया ही नहीं, तो इसको भी तो लेना था, तो सर इसको लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा अच्छे तरीके से, तो निकालो फिर जल्दी जल्दी, फिर से निकाल के देखो कि भाई क्या बन रहा है, सर ये बन रहा है, तो अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे भी फैक्टर आ गया, अब इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो करके देखो क्या बनेगा, n+2 होगा, n+ क्या होगा 1 होगा, = ये इधर मल्टीप्लाई 30 × n- क्या होगा 5, तो सर ये क्या बना मल्टीप्लाई कर लो ना, n² + n बन गया प्लस 2n बन गया प्लस 2 हो गया = 3n हो गया, तो माइनस कितना हो गया 150 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बना एक्चुअल क्या बना सोल्यूशन। अब इसको सॉल्व करो, देखो n वाले प्लस करो, n² + 3n हो गया, तो सर ये इधर आके है ना प्लस 2 हो गया, तो इन दोनों को इधर ले आओ, -30n हो गया प्लस 150 हो गया = क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये इसमें से माइनस होगा तो क्या बचेगा सर -27n बचेगा, ये इसमें प्लस होगा तो प्लस क्या बचेगा 152 = क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो सर ये पेयर बने आपके, मान लो ये है ना, बस ये चेक कर लेना कि कुछ गलती ना हुई हो, गड़बड़ ना हुई हो, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलो सर मान लो इसको सॉल्व भी करना है, अगर नहीं समझ आता हो तो फिर क्या करना होता है सर, फिर हमने क्या करने होते हैं वो निकालना होता है, क्या वो क्या सर, मान लो रूट्स है ना, तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस क्या होता है b² - 4ac अपॉन क्या होता है 2a। अगर रूट समझ ना आते हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाया करो, n = b, b की वैल्यू कितनी है सर -27, तो माइनस फॉर्मूले का -27 प्लस माइनस क्या हो गया b² मतलब 27 है ना, -27 का क्या हो गया स्क्वायर -4a, a कौन है सर, इसके आगे वाला कोफिशिएंट 1 इंटू क्या है c कौन है 152 अपॉन कितना है आपका 2a, ये कितना है सर 1 है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना है, इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलो मैं निकाल देता हूं, ये तो आपने उतार ही लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो कि भाई क्या होगा इसका सोल्यूशन, तो n = क्या होएगा सर माइनस माइनस प्लस,
प्लस हो गया ना, 27 हो गया, प्लस माइनस इसको सॉल्व कर लो तो क्या बना, 27 का कितना होता है, 729 होता है, तो 729 माइनस कितना है सर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, 152 को 4 से, 4 दूनी 8 हो गया, 4 5 20 हो गया, तो दो आंसर 608 बना। तो सर यहाँ पर क्या आ गया, 608 आया, डिवाइड बाई कितना आ गया 2a, तो 2a तो 1 ही है ना, हाँ a तो 1 ही है, सही है। तो n इज इक्वल टू 27 प्लस माइनस क्या बना सर, 729 में से 608 जाएगा तो कितना बचेगा, 121 बचेगा, हाँ 121 बचेगा सर, 121 बटा कितना आ गया 2 आ गया, तो n इज इक्वल टू क्या बन गया, दो रूट बने, एक 27 प्लस इसका अंडर रूट क्या होता है 11, एक बार प्लस लिख लिया, डिवाइड बाय 2, तो 27 माइनस इसका आंसर क्या होगा सर, माइनस, माइनस फिर से रूट 11 डिवाइड बाय क्या होगा 2, तो इसका मतलब n की दो वैल्यूज बनी, ठीक है। तो क्या बनी सर यहाँ पे 38 ही बनी ना, हाँ 38 बटे 2 बने, तो एक आपकी क्या बनी, एक 38 बटे 2 बने, एक आपकी बनी 27 माइनस 11 बटे क्या बनी 2, तो सर 38 बटे 2 कितनी होती है, 19 दूना 38 है ना, यही बना, 19 दूना क्या हो गया 38, तो यहाँ पे क्या बना, इसमें से ये जाएगा तो 18 बटा 2 का मतलब है ना 18 ही बचा, नहीं सर 16, यहाँ पे 38 बना, 38 बटे 2 हो गया, 11 11, ठीक है, यहाँ पे 16, तो 16 का करेंगे सर मतलब एक डिफरेंस होगा 16 को 2 से करेंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा, तो इसका मतलब n की वैल्यू एक 19 आई है, एक क्या आई है 8 आई है। तो भी आपको आप भी अच्छे तरीके से साथ साथ में करते जाना, मतलब चीजों को ध्यान से देखा करो, कोई गलती तो नहीं हुई, तो वहां पे एक गलती हुई थी, गलती की वजह से सारा क्वेश्चन मतलब चेंज हो गया था। अब देखो ध्यान से, ये एक्चुअल में इसका क्या निकला, सोल्यूशन निकला, ठीक है। तो बाद मेरे को सर समझ आ गई, ये भी क्वेश्चन मेरे को क्या आ गया, समझ आ गया, n की क्या आई, दो वैल्यूज आई, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो अगला क्वेश्चन मान लो लिखो और खुद ट्राई करना, मान लो क्या है, मान लो n की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन आपको पूछा है np5 है, मान लो 42 और np मल्टीप्लाई 3 दिया है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 से क्या है बड़ी है। तो जल्दी जल्दी खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, फिर मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। चलो आपने कोशिश की होगी तो देखते हैं, मतलब ये फाइंड n है ना, मतलब n की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है, तो सॉल्व कर सकते हैं। सर इसको कौन सी दिक्कत है, देखो ध्यान से, फिर से इसको सॉल्व करना है, फाइंड n, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, n फैक्टोरियल अपॉन क्या लिख सकते हैं, n माइनस 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये क्या होगा 42, इसको लिख सकते हैं सर n फैक्टोरियल, n माइनस क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। अब ध्यान से फिर से देखो कि भाई कौन से बराबर है या पास पास है, तो सर ये तो सीधा ही कट रहा है, देखो ये इससे सीधा ही कट गया, तो इसके नीचे क्या बचा, इसको इधर ले जाते हैं ना, ये इधर डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो सर मेरे को पता है कि भाई ये इधर गया, तो ये क्या हो गया n माइनस 5, इधर क्या बचा 42 बचा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो बड़ा कौन है सर, ये बड़ा है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको मतलब इसको क्या लिख सकते हैं n माइनस 3, तो n माइनस 3 माइनस 1 जब होगा तो क्या होगा n माइनस 4, उसके बाद सर n माइनस 4 चाहिए, तो n माइनस 4 में से भी एक माइनस करेंगे तो n माइनस 5, तो सर बन गया n माइनस 5 फैक्टोरियल, n माइनस 5 अपॉन कितना आ गया n माइनस 5 इज इक्वल टू 42, तो देखो ध्यान से ये इससे कटा, तो यहाँ पे क्या बन गया n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 42 बन गया। तो अब यहाँ पे जुगाड़ लगाया जा सकता है, हाँ सर यहाँ पे जुगाड़ लगाया जा सकता है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं बचा, उसके पीछे नीचे भी बचा था, तो यहाँ पे लगा सकते हैं, तो जुगाड़ लगाते हैं। तो सर इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 गुना 6 लिख लेंगे, और 7 गुना 6 लिखेंगे तो मुझे पता है ये इनमें से बड़ा कौन है, सर ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, ये क्या है छोटा है, तो ये बड़ा बड़े के बराबर होगा, तो सर n माइनस 3 किसके बराबर 7, n इज इक्वल टू क्या होगा 10 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपकी n की वैल्यू है कि भाई n की वैल्यू क्या निकली और कैसे निकली, ऐसे क्वेश्चन से कैसे डील करना होता है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, फिर मान लो क्या है वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। चलो मान लो एक क्वेश्चन और छोटा सा इसका क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो जल्दी जल्दी लिखो, फिर देखते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो लिखो जल्दी जल्दी, मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए सीधा ही, मान लो np4 रेशो आपको दी है n माइनस 1p4 इज इक्वल टू आपको दे दिया 4:3 और n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन दिस, फाइंड क्या होगा n होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो, देखो उन्होंने रेशो दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है np4 है,
n-p4 फाइंड n करना है, रेशो दी है n की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 रूट आएंगे तो n की वैल्यू 4 से बड़ी लेनी है, बस ये याद रखना है। तो सर रेशो का मतलब क्या होता है? सर रेशो का मतलब होता है बटा, तो इसको बटे में लिख लो, 4 हो गया, तो इसका मतलब भी सर बटा होता है, तो इसको इसमें लिख लो। अब इसका फैक्टोरियल खोलो, अब इसका फैक्टोरियल खोलोगे है ना, np4 को खोलोगे तो सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस क्या होगा 4 फैक्टोरियल। इसका खोलेंगे तो n का काम कौन कर रहा है? n-1 फैक्टोरियल, नीचे n-r, तो n का काम ये कर रहा है -r, मतलब माइनस क्या होगा 4 इज इक्वल टू क्या होगा 5/3 होएगा। तो इसका मतलब सर मुझे पता है ये वाली उल्ट दी है फ्रैक्शन, तो इसको सीधा कर लो। पहले नीचे क्या बना n-4, इधर क्या बन गया n, इसको प्लस करेंगे है ना, माइनस माइनस प्लस, n-5 ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, n-1 इज इक्वल टू क्या बचा 5/3 बचा। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, तो चलो करते हैं सॉल्व, इसको इधर कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, अब आपने सोचना है कि भाई पास वाला, देखो ये दोनों पास पास हैं, ये दोनों पास पास हैं, तो खोल दो। अब इसको खोलोगे क्योंकि ये बड़ा है, तो इनमें दोनों में से कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो इसको खोलेंगे। इन दोनों को क्या करना है? खोलना है, तो खोल दो सर। n को खोलेंगे तो क्या बनेगा? n इंटू n-1 फैक्टोरियल चाहिए, तो नीचे वाले को खोलते हैं, ये क्या बनेगा n-4, इधर क्या आएगा सर n-5 फैक्टोरियल, तो यही चाहिए, तो इंटू क्या हो गया n-5 हो गया, n-1 फैक्टोरियल हो गया, तो इधर क्या आ गया 5 बटे कितना आ गया 3। तो देखो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो नीचे क्या बचा n/n-4 इज इक्वल टू क्या बचा 5/3 बचा। अब इसको सॉल्व करना है, तो सर इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर गया 3n हो गया, ये इधर गया कितना हो गया 5n माइनस क्या हो गया 4×5 = 20। चलो इसको ऐसे लिख लो 5 इंटू n-4 हो गया ना, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 3n इज इक्वल टू 5n माइनस क्या हो गया 20 हो गया। तो सर n वाला n में प्लस होगा, तो इसका मतलब 3n माइनस 5n इज इक्वल टू -20 -2n इज इक्वल टू क्या होएगा -20, और माइनस से माइनस कटा और n की वैल्यू सर आपकी क्या आ गई है ना, 2 से 10 गया तो कितने पे 20 गया, n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले टाइप का क्या था क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो आपने मान लो देखे होंगे क्वेश्चन, आप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आपको जरूरत होगी तो एक वीडियो मैं इसकी और बनाऊंगा, जिसमें मान लो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, इसमें आपने n निकाला है, कई बार क्वेश्चन आपको r निकालने के लिए पूछता है, तो बात तो सेम ही होगी, n निकालो r निकालो, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। तो चलो देखेंगे कि भाई जरूरत पड़ेगी तो एक वीडियो और बना देंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो आपको आज अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि भाई परमोटेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।